जी सलामुकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। थोड़ी सी मार्केट की बात की जाए तो इस टाइम पे मार्केट 2.5% पॉजिटिव तक चल रही है। अनस्टॉपेबल हुई है पाकिस्तान मार्केट। सो ओवरऑल आप पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं जो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो भी अब स्टॉक मार्केट फ्रेंडली हो चुकी हैं। इंटरेस्ट रेट उन्होंने भी कम कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्पाइट द फैक्ट जो अभी फ्लड्स आए हैं उसका थोड़े बहुत लॉसेस तो वी कैन एक्सपेक्ट के होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाके थोड़ा सा बेहतर ही देगा स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। हिस्टोरिकली देखा जाए तभी यही सिनेरियो रहा था, अभी भी यही सिनेरियो है और मार्केट हमारी बहुत बेहतरीन चल रही है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने देखा जो हमारी टॉपिक्स भी थी उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्म किया था और ड्यू टू हमारी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, नॉलेज है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है, तो हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी और आपके स्टॉक्स आपको लग रहा होगा कि इतने परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन मजेदार बात यह है कि बुल्स एंड बीयर्स के जो हमारे जितने भी स्टॉक पिक्स हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। उसकी रीजन यही थी कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे जो टायर 2 और टायर 3 के जो स्टॉक्स हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसके अलावा जो है ये आप लोगों को स्क्रीन पे बुल्स एंड बीयर्स का फॉर्मेट नजर आ रहा होगा। बहुत से लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, रिसेंटली स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये फॉर्मेट के लिए हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि शुरू में जिस तरीके से हम स्टेप वाइज चलते हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं, मार्केट रिकैप वगैरह हम देखते हैं, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स को मैं कवर करता हूँ, टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक फराज अपने एंड से कवर करते हैं, फिर उसके बाद मैं उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी के डेवलपमेंट्स वो भी हम थोड़ी सी देखते हैं, गोल्ड के ऊपर जो हम बात करते हैं, फिर इसके अलावा फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के ऊपर भी हम बात करते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो मंडे वाले दिन आपका लास्ट डेट है फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। ये लोग अगेन हमसे बाद में बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर हमें डिस्काउंट दे दें। कोशिश करें जब भी हम अनाउंसमेंट करते हैं उसी टाइम ही आप लोग रजिस्टर कर दें। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं बुल्स एंड बीयर्स पे हमारी कॉल्स बहुत जबरदस्त आ रही हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जा रहा होता है, टेक्निकल एनालिसिस, ये खुद भी आप लोग इसी तरीके से सीख सकते हैं। चलें गेटिंग बैक टू फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू दे दें। जी अमार, अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो हम रिव्यू कर लेते हैं, जो हमने रिसेंट उसमें देखा है। अच्छा, SLGL की कॉल दी थी हमने 29 अगस्त को, ये 17.91 पे था और हमने जो इसके टारगेट्स आए कर रहे हैं वो 23.43 है। राइट नाउ हमारी फर्स्ट TP हिट हुई है और उसके बाद दोबारा हाई लो बनाने आ रहा है। स्टिल ये इंटैक्ट है, TP2 तक इंशाल्लाह चला जाएगा। फिर FFL की कॉल थी 16.94 के करीब और ये अपने दोनों टारगेट्स को हिट करके ये स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये कभी भी नीचे आता है हाई लोज बनाने करेक्शंस पे, तो स्टिल इसको बाय कर सकते हैं। पहले के हमारे जो एयरली टारगेट्स थे 58 के और जो हमने इस पे 2-3 दफ़ा ट्रेड कॉल्स दी हैं, हमारा जो सेकंड टारगेट था 58 का वो ऑलमोस्ट जाके हिट हो गया। सो एग्जैक्टली 58 को जाके इसने हिट किया हमारे उन टारगेट्स को। और ये रीसेंट टाइम्स में हमने 9 अगस्त को कॉल दी थी जब ये 42 पे था। सो अच्छी राइड है 42 से 58। एंड देन लोड्स 15.54 की हमारी अभी रीसेंट टाइम्स की कॉल थी लास्ट मंथ और इसके हम टारगेट सेकंड आए कर रहे हैं 18.83, ये भी परफॉर्म कर गया है, फर्स्ट टारगेट को हिट करके अभी करेक्ट हुआ है। सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये अपने टारगेट्स को जाके हिट कर जाएगा। ट्रीट की हमने कॉल दी थी 24 पे ट्रेड कर रहा था और ये कहा था कि जब भी नीचे आए 22.5060 वहाँ पे अटेम्प्ट करें और इसको आए करें 29 के टारगेट्स पे। सो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आके टेस्ट किया और वहाँ से बढ़ता हुआ 2260 से इस टाइम 28 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो ये अभी अपने टारगेट्स को हिट करने वाला है। सो नॉर्थ हमारी कॉल थी और इस पे ABCD की प्रोजेक्शंस निकाली हुई थी हमने। जो इसका D पॉइंट का टारगेट था, जो सेकंड टारगेट था, वो 139.60 का था और मज़े की बात उसी को जाके टेस्ट किया है, ना ₹1 ज़्यादा ना कम, और वहाँ से दोबारा करेक्ट होता हुआ फिर नज़र आ रहा है। तो ये भी अपने उन टारगेट्स को जाके हिट कर गया। लॉट केम की हमारी एक ट्रेड कॉल थी, एंट्री हमने कराई थी 20.80 पे और इसके हमने जो टारगेट्स रखे थे वो 24.27 के थे और ये भी अपनी ट्रेड को दोनों टारगेट्स को जाके हिट कर गई है। सो लास्ट 2 वीक से हमने बुल्स एंड बेयर्स में नहीं थे और ये बोल दिया था कि आप लोग सैयद फराज इक्विटीज़ के अगर फॉलोअर्स हैं तो वहाँ पे हम ट्रेड कॉल्स देते रहेंगे आप लोगों को, वहाँ से आप को आइडिया हो जाएगा क्या चल रहा है मार्केट में। RPL की कॉल दी थी, ये परफेक्टली परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान रिफाइनरी, इसका भी फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। SFEL में DCL की कॉल दी थी, इसके भी टारगेट्स हिट हो गए। फर्स्ट टारगेट नेशनल फूड की कॉल दी थी, जब ये स्ट्रगल कर रहा था लोग पैनिक में थे, परेशान थे, और ये भी परफॉर्म कर गया, फर्स्ट टारगेट को हिट कर गया। ये PPL की हमने कॉल दी थी 206 के टारगेट से, 198 फर्स्ट था, वो भी हिट कर गया है। बीको की कॉल थी
और ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, दोनों टारगेट्स हिट कर गया। नेशनल बैंक की कॉल थी और ये भी अपने दोनों टारगेट्स को हिट कर गया। TRG की कॉल थी, ये भी दोनों अपने टारगेट्स को हिट कर गए। सो ये सैयद फराज इक्विटीज़ पे चल रहा है। बाकी इस पूरे हफ्ते में अगर मैं सरमाया कम्युनिटी या अलमनाई की सक्सेस स्टोरीज़ बताऊं, अभी अभी मैंने ओपन किए, मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। सो सबसे ऊपर ये 1.8 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट आया हुआ है कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जो कि इस टाइम इन्वेस्टी मास्टरी बन गई है, और बहुत बेहतरीन अमार की ट्रेनिंग और उनके मॉडल के ऊपर ये पोर्टफोलियो बना हुआ, बेहतरीन रिजल्ट्स और ज़बरदस्त सक्सेस, इतने अच्छे रिटर्न्स आए हुए जो लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग्स एक्सपेंसिव है। सो 1.8 मिलियन का प्रॉफिट। फिर फ़ेज़ 1 ये मॉक कैपिटल, ये डॉक्टर साहब हैं मेरे ख्याल में इन्होंने प्रॉफ फर्म का फ़ेज़ 1 पास किया हुआ है। 100% विन रेट बाय यूजिंग स्ट्रैटेजी 1-2 जो हम पढ़ाते रहते हैं अपनी डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट को लेके। सो ये उनके रिज़ल्ट्स हैं, बहुत आला रिज़ल्ट्स। इसी तरह नीचे चलते जाएं, एक और सक्सेस स्टोरी आई हुई है कैम्बिस बेस्ड स्ट्रैटेजी जो हमने बताई हुई है टेक्निकल्स के ऊपर। एक और प्रॉफर्म अकाउंट पास हुआ है और यहाँ पे एक और FTMO का चैलेंज पास हुआ है। इनके रिफंड्स भी आ गए, पे आउट भी ले लिया। $1368 का पे आउट है और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। $280 का पे आउट, अगेन एक और सक्सेस स्टोरी। पेस का इन्होंने प्रॉफिट्स दिखाए हुए हैं जो हमने कॉल दी हुई थी, जो पढ़ाया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर। TRG के ऊपर इन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं अपने यहाँ पे। सो इतनी ज़्यादा, अब ये 40 न्यू मैसेजेस, ये मैं शुरू हुआ हूँ और ये 2 दिन के पिछले वो आ रहे हैं। ये अगेन एक और अकाउंट पास हुआ है। यहाँ पे एक और सक्सेस स्टोरी, हम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी करा रहे होते हैं। सो 6 लाइव कॉल्स थी, 5 की TP हिट हुई हैं लाइव ट्रेडिंग सेशन में, 1 SL हिट हुआ है। इतना अच्छा सक्सेस रेट। एक और अकाउंट पास हुआ है यहाँ पे, एक और E8 का प्रॉफर्म का अकाउंट पास हुआ है। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा अकाउंट्स पास हो रहे होते हैं वो इसी कम्युनिटी से हो रहे हैं, सरमाया की। एक और पे आउट आया हुआ है $1000 का, सही है। और इसी तरह चलते जाए नीचे, यहाँ पे क्या सक्सेस स्टोरी है इनकी, बहुत ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे। अब ये मैं बताऊँगा तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, और इसी तरीके से काफ़ी कुछ है। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सो फिलहाल ओवरऑल सरमाया कम्युनिटी, सरमाया अलुमनाई, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल। और अगेन ये जब आप पढ़ लिख के सुकून से काम करते हैं, चाहे वो कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स हो, चाहे वो फॉरेक्स फंडामेंटल्स हो, चाहे क्रिप्टो फंडामेंटल्स हो या टेक्निकल्स हो, जब आपको डिसिप्लिन और जो स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं उसके ऊपर अगर आप काम कर रहे होते हैं तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं। $1400, $1500, $2000 इतने प्रॉफिट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जी अमार, परफेक्ट हो गया। तो ऑलरेडी आपने काफ़ी सक्सेस स्टोरीज दिखा दी, और जो लाइव सेशन आप जिस तरीके से करते भी हैं, ये भी मैं बताता चलूँ कि जो आप ट्रेनिंग आपने जो चेंज किया है, रिवैम्प किया है उसके अंदर, तो आप लेक्चर 1 से ऑनवर्ड्स लाइव सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक जिन स्टूडेंट्स ने पैसे अगर फीस दी भी होती है कोर्स की, तो वो पहले ही 2-3 ट्रेनिंग्स के अंदर ही सेशंस के अंदर ही आपके पूरे हो रहे होते हैं। तो ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, बेहतरीन सबकी सक्सेस स्टोरी चल रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये रिजल्ट अपना भी जो हमारा जो 25 टॉप 25 पिक्स थे, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, सो ये टॉप 25 पिक्स जो थी हमारी 26 दिसंबर 2024 को मैंने और फराज ने अपने 2025 की पिक्स बताई थी कि आने वाले वक्त के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों को पता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो बहुत ज़्यादा कंपनीज वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही होती, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, कभी टायर 2 कभी टायर 3, लेकिन उसके बावजूद KSE 100 ने तकरीबन 41% परफॉर्म किया। मेरी जो टॉप 25 पिक्स थी इसमें आप कह लें कि कुछ ऐसी भी थी जो मैंने बाद में स्टूडेंट्स को कहा था कि ये थोड़ा सा परफॉर्म नहीं करेंगी। 1-2 इसमें डेवलपमेंट्स ऐसी आ गई हैं जो उसके लिए फायदेमंद नहीं थी, जिसमें एक क्रिसेंट स्टील थी, फिर AGTL जो था, मैंने कहा था ट्रैक्टर की सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही तो आप इसको कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये सारी उन कंपनीज को डाल के है। इसके बावजूद भी मैंने कुछ और सीमेंट्स कंपनीज बताई थी, 1-2 बैंक्स भी बताए थे, अगर वो भी आप एड इन कर लें तो ये रिजल्ट मेरा इससे भी ज्यादा बेहतरीन जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मैं तकरीबन सारे म्यूचुअल फंड्स को इस टाइम पे बीट कर रहा हूँ। सो ये अगेन मेरी ओपन कॉल्स हैं, कोई भी मेरे ख्याल से ओपन कॉल्स नहीं देता। आप लोग जाके
दोबारा से वो एपिसोड देख भी सकते हैं। चलें इस वाले इकोनॉमिक्स जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये लास्ट वीक जितनी भी हमारी डेवलपमेंट्स थी ये सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस वीक के अंदर भी अगेन सारी हमारी डेवलपमेंट्स बहुत जबरदस्त चल रही हैं। सबसे पहले अगस्त 2025 के अंदर पावर जनरेशन जो है वो तकरीबन 8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। ये आप कह लें कि जो फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा रिवर का फ्लो ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से हुआ है। खैर वो हमें पता है कि जो फ्लड से हमारे जो नुकसान हुए हैं वो अलग है, और मैंने अपील भी की थी सबसे कि जिन लोगों के पैसे बने भी हुए हैं थोड़ा सा कोशिश करें कि आप उन लोगों की मदद भी करें, और उसका रिवॉर्ड जो है ना आपको और जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, सो ये अल्लाह की तरफ से होता है। आप अल्लाह ताला के साथ ही पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं लोगों की, और उसमें क्या हो रहा है कि आपके भी अगेन रिजल्ट मिलेगा। तो ये अगेन पावर जनरेशन थोड़ी सी इसी वजह से बढ़ गई है कि रिवर का फ्लो ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से जनरेशन ज्यादा हुई। आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। आपकी 2 मंथ्स फिस्कल ईयर 26 आईटी एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो तकरीबन ये 18% ईयर ऑन ईयर ये इसमें भी इजाफा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को देखा जाए तो तकरीबन ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इस दफा। ये मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज लिखा हुआ है, यानी कि आपकी इंपोर्ट इस दफा 2 महीने से लगातार थोड़ी सी ज्यादा ऊपर जा रही है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, $245 मिलियन इज अ स्मॉल नंबर, लेकिन अगेन ये डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा हम इसको नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 10% ईयर ऑन ईयर आपकी बढ़ रही है। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। इंडिया के साथ जो यूएस का सिचुएशन हुई थी उससे पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ है, और पाकिस्तान उससे फायदा भी उठा रहा है। एक्सपोर्ट भी उसकी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तकरीबन आपकी 11% तक मेंटेन रही है। ये एक्सपेक्टेड भी था ड्यू टू द फ्लड्स। एंड दूसरा हमने ये भी देखा था कि हमारी कुछ इंपोर्ट ज्यादा बढ़ी थी, तो 2 रीजंस बनी है जिसकी वजह से कंसेंसस भी ये था कि आपकी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं, 11% पे मेंटेन रहेगी। उसके बाद जो आपका एलएसएम ग्रोथ है तकरीबन 9% ईयर ऑन ईयर इसमें इजाफा हो गया है, और इसमें ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन हो रही है वो आपकी ऑटो की वजह से हो रही है। वो आप लोगों को पता है कि ज्यादा बढ़ रही है सेल्स, 57.8% ऑटो ने कंट्रीब्यूट किया है। अपैरल जो है मतलब आपके टेक्सटाइल वगैरह है वो तकरीबन 24.8% उसने कंट्रीब्यूट किया। एंड सीमेंट ने तकरीबन 16.6% परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है आपका तकरीबन 15% ईयर ऑन ईयर अगस्त 2025 में ये ज्यादा ऊपर हुआ है। ऑटो लोन्स तकरीबन आपके 29% ईयर ऑन ईयर इसमें भी इजाफा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 5 ईयर यूज व्हीकल इंपोर्ट अलाउड कर दी गई हैं 40% एक्स्ट्रा ड्यूटी के साथ। ऑल्दो ये हम पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कस करते रहे हैं कि बजट के अंदर ये होने जा रहा है कि आपकी यूज कार जो है उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। ऑल्दो इसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है, लेकिन मुझे लगता है ये हमारी जो ऑटो कंपनीज यहाँ पे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं और यहाँ पे उसका कंपटीशन किन किन गाड़ियों के साथ है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिटेल में आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है बैंक्स बूस्ट डिपॉजिट्स शिफ्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आप लोगों को ऑलरेडी बताता जा रहा हूं कि बैंक्स का बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 बैंक्स जो मेरे फेवरेट थे आप लोगों ने देखा, उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। यूबीएल मैंने टॉप 25 पिक्स में भी अलहदा बताया था आप लोगों को, अगर किसी ने बैंक्स में जाना है तो यूबीएल को आप पिक कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद बुल्स एंड बियर्स पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी बताया था। ठीक है, नेशनल बैंक उस टाइम से अब तक तकरीबन 200% से ज्यादा परफॉर्म कर चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये बुल्स एंड बियर्स में जब भी आप थोड़ा सा इसको डेली रूटीन पे देखते जाएं तो स्टॉक्स आपको अच्छे हमेशा हम गाइड करते रहते हैं। अच्छा इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर और मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा चल रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो रिटर्न इनको आ रहा है उनको ये डिसेंट रिटर्न उस पर मिल सकते हैं। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसने तकरीबन 25 बेस पॉइंट कट कर दिए हैं। ये लास्ट टाइम भी 2 वीक्स पहले भी मैंने बात की थी कि सितंबर के अंदर देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि ये कट्स होंगे। मैंने फेसबुक पे अपनी डिटेल पोस्ट भी बनाई थी जिसमें मैंने ऑलरेडी सारा जिक्र किया था कि पावल के जो है स्पीच वो बता रही है कि अब आप इंटरेस्ट रेट आपके कट होने लगे हैं। और 25 बेस पॉइंट अभी के लिए कुछ लोग कहते हैं, ट्रम्प कह रहा है कि जी कम है, इसको और ज्यादा करें, आप ज्यादा बढ़ाएं, तो उसका रिस्पांस जो है आपका डॉलर बेरिश होने का नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो आपकी स्टॉक मार्केट है, दिस इज वेरी फ्रेंडली, स्टॉक मार्केट फ्रेंडली, ये आपके रेट कट्स हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पे चली गई है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, आप लोगों ने अब तक न्यूज देख ली होगी, विच इज अ वेरी मेजर न्यूज एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन चली गई है। ऑल्दो मार्केट का डायरेक्ट सेंटिमेंटल वाइज आप कह लें उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमी वाइज तो बाद में देखा जाएगा कि क्या सिनेरियो होगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा आप कह लें आइडेंटिफिकेशन लोगों को, पूरी दुनिया को गई है कि भाई पाकिस्तान इज a बेहतरीन ally for Saudi Arab at this moment from defense pact
डिफेंस पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो ये हमें भी प्राउड होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमारी आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो उसकी बेस के ऊपर ये पैक्ट भी हमें मिला, ठीक है। अच्छा, कुछ कंपनीज के बारे में बात की जाए तो BF एग्रो आप लोगों ने देखा, बेहतरीन इसके रिजल्ट भी आए हैं। इन्होंने $690 मिलियन का एक्स सप्लाई इंटीग्रेशन लगाई है, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी हुई है। और इसके बाद सिटी फार्मा ने लॉन्च की अपनी एक सब्सिडरी। ये बहुत ज़्यादा कंपनीज अपनी सब्सिडरीज वगैरह लगा रही हैं, इसमें सिटी फार्मा इज़ वन ऑफ देम। इसके बाद जो है प्रेमा जो अताहुर है, इसने भी एक होली ओन सब्सिडरी लॉन्च कर दी हुई है। फिर इसके बाद थल लिमिटेड ने टू बिल्ड ग्रेन स्टोरेज मिलिंग सब्सिडरी। तो अगेन हर कंपनी जो है थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, ताकि उनको अपने बिजनेस के अंदर अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। इस्माइल इंडस्ट्री टू सेटअप सब्सिडरी इन स्पेन। तो अगेन हर कंपनी ये कर रही है। टॉमसीएल विंस 7.5 मिलियन बीफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स टू चाइना। ये ऑलरेडी हमने कुछ अर्सा पहले टॉमसीएल की कॉल भी दी थी बुल्स एंड बियर्स के ऊपर, तो मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि चाइना की तरफ से इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुका है, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। तो चलते हैं वापस फराज भाई की तरफ। फराज भाई थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में KSE 100 का भी ओवरव्यू दे दें। जी अमार, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी नज़र आ रही है। ओके, अच्छा, पॉइंट्स टेबल पे हमारे पास वही इंडिकेशंस हैं स्टिल। हमारे पास बुलिश इंडिकेशंस में हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं, यानी कि स्टिल मार्केट ट्रेंड कर रही है। जब हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं, आप बाय डेफिनेशन ट्रेंडिंग मार्केट में होते हैं। टाइम साइकिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 9 सितंबर तक थी। उसके बाद हमने 2-4 दिन करेक्शंस देखी और फिर वहीं पे मार्केट उन्हीं हाइस के करीब दोबारा से ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे मोमेंटम को थोड़ा सा फेड होना चाहिए इंडेक्स के ऊपर, तो सही। अब इसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स को परफॉर्म करना चाहिए। अब ये मोमेंटम फेड क्या होता है, यहाँ पे करेक्शंस हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को गाइड करता हूँ। उसके बाद वाइकॉफ रिक्यूमुलेशंस, ये जो हमने स्कीमेटिक देखा था उस टाइम जब यहाँ पे मार्केट थी और हमने देखा कि स्प्रिंग कॉल की थी मैंने कि यार यहाँ पे अंडरकट लो लगेगा एंड देन मार्केट बाउंस कर जाएगी। यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी वॉर सिचुएशन बनी थी जिस टाइम ये स्प्रिंग हुआ था, और मैंने 1-2 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसा पॉसिबल है कि ये होगा। और उसके बाद फिर हमने रियल टाइम आके कॉल भी दी थी कि वाइकॉफ रिक्यूमुलेटिंग स्कीमेटिक के फार्मूला पे चल रही है, पैटर्न पे चल रही है, अब यहाँ से एडवांसिंग फेज शुरू हो जाएगा। सो परफेक्टली इसने हमारे लिए काम किया, थैंक्स टू वाइकॉफ इतनी अच्छे पैटर्न के लिए। उसके बाद अब हम बेयरिश पे आते हैं, तो हमारे पास नीचे काफ़ी गैप्स बनी हुई हैं। ये अट्रैक्ट करती है, यानी कि पुल करती है अपने तरफ के इन गैप्स को फिल किया जाए। दो ये बहुत दूर हैं, लेकिन स्टिल उसके करीब करीब कहीं आके करेक्शंस पॉसिबिलिटी बन सकती है। बेयरिश डाइवर्जेंस वीकली टाइम फ्रेम पे भी आई हुई है और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे विजिबल है, बड़ी प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, या आज जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और एक आप लोगों को टिप भी मिल जाएगी यहाँ से कि हमने क्या करना है। मतलब जब करेक्शंस आएँ कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पे मुझे पैनिक करना है, ऑफलोड करना है, या इंतज़ार करना है, क्या करना है। सो यहाँ पे एक मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, 100 इंडेक्स के ऊपर इस टाइम परफेक्टली प्ले कर रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसकी सेटिंग्स को 13 पे कर दीजिएगा। जैसे ही आप 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, आप एक चीज़ नोटिस करें, जब से ये रैली कर रही है मार्केट 26 जून से, ये उसके साथ साथ चल रहा है, वापस आके इसी EMA 13 को करेक्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस कर गया, दोबारा से इसी करेक्शंस के ऊपर से बाउंस करके गया, यहाँ पे भी तकरीबन इसी करेक्शंस के ऊपर से बाउंस करके गया। इससे पहले भी जो एडवांसिंग फेज़ था आपका मार्केट में, जो 11 सितंबर 2024 से चल रहा है 78,000, और उसके बाद भी आपने देखा जब तक ये रैली करता रहा 1,17,000 तक, ये उसको इंटैक्ट रहा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही EMA 13 पहली दफ़ा यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आया है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये आपके लिए अलार्मिंग था कि ये इससे EMA 13 से नीचे आके कैंडल क्लोज़ हुई है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी या करेक्शन फेज़ में चली जाएगी। सो अब आपको करना क्या है, EMA 13 को लगा के रखें, इसकी वैल्यू इस टाइम 155-185 आ रही है। जब भी मार्केट यानी कि कैंडल इससे नीचे कहीं आके क्लोज़ हो, सो उस टाइम मेरे ख्याल में इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, कैश पे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एज़ लॉन्ग एज़ इंडेक्स आपका इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो ये अर्ली साइंस होंगे आपके ये बताने के कि यहाँ पे EMA 13 से नीचे जब इंडेक्स क्लोज़ हो रहा है, सो थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है, वहाँ पे इंतज़ार करें।
और वेट करें कि करेक्शंस हो सकती हैं या साइडवेज हो सकता है, ठीक है। अब ये हर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपने वही सिंपल एक्यूमुलेशन बॉक्स एंड देन एडवांसिंग फेज़ वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर चलना है। सो ये बहुत सिंपल सा एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि EMA 13 के ऊपर जब तक आपका इंडेक्स है तो घबराए नहीं। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं वो मेरे ख्याल में जब ये इससे नीचे कहीं क्लोजिंग आए तो फिर थोड़ा सा ऑफलोड करके किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें पोटेंशियल हो। सो ये एक टिप है, ये एक आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है, बता दी कि यहाँ पे इसको मॉनिटर करें। ये जब से आपकी मार्केट चल रही है, परफॉर्म कर रही है एडवांसिंग फेज़ में, इसकी को रिस्पेक्ट मिल रही है, इसकी सिग्निफिकेंस है। 13 इज़ अ फिबोनाची नंबर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14 13 8 9 और 13 की बनती अच्छी, 13 के ऊपर रिस्पेक्ट मिल रही है, सो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी रही बात क्या कहते हैं किन स्टॉक्स को आपने देखना है यूजुअली मार्केट में। अब ये इंडेक्स आपका बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर गया, लेकिन स्टिल आपके बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लैग कर रहे हैं, इंडेक्स को कैच अप नहीं कर सके, उनमें पोटेंशियल है। सो मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट यानी कि उनके चार्ट्स को देखना चाहिए, उनको फॉलो करें। इंडेक्स को अगर आप इग्नोर भी करते हैं कुछ टाइम के लिए तो कोई बुराई नहीं है, और उन स्टॉक्स के चार्ट्स को देखें जो हम बुल्स एंड बेयर्स पे भी बता रहे होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक पोटेंशियल होता है, और स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। जी अमार। जी परफेक्ट हो गया। चलें थोड़ा सा एक और अनाउंसमेंट है, और मेरी टीम ने अगेन जो IT टीम है सरमाया की, उन्होंने एक नया टूल हमने डिजाइन किया है एंड दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, और ये फॉरेक्स के अंदर यूज होता है, और ये इतना मजेदार किस्म का टूल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को इसका छोटा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ, और क्योंकि मुझे वैसे बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज से 2 दिन पहले इसको कंप्लीट किया है, और जो मेरा नया बैच आ रहा था तो मैंने उनको नई इसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की है। सो अगर यहाँ पे अगर आते हैं अगेन फॉर ऑल द स्टूडेंट जो जिन्होंने ये लिया हुआ है, तो फॉरेक्स के अंदर आप लोगों को भी COT रिपोर्ट यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसमें 3 यहाँ पे कंपोनेंट्स है, COT मेन कैटेगरीज, और ये करेंसीज में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जैसे कि लेट्स सपोज ये आपको नजर आ रहा है कि कितनी लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशंस आपको नजर हर कमोडिटी या करेंसीज के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। जैसे गोल्ड में अगर देखा जाए तो 83% इस टाइम आपका स्मार्ट मनी गोल्ड में लॉन्ग है, 16% आपका शॉर्ट है। फिर उससे नेक्स्ट जो है वो सिल्वर है, वो भी तकरीबन 80% पे आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कमोडिटीज भी हैं, जैसे कॉफी हो गया, ये 73% आपका लॉन्ग है, 27% शॉर्ट है। फिर आपको जो लाइव कैटल है तो ये भी अगेन आपको नजर आ रहा है कि काफी जबरदस्त इसमें लॉन्ग पोजीशन आपकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल चार्ट पे भी आके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉफी था आपका, तो कॉफी को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रिसेंटली अगर आप देखें तो कितना जबरदस्त इसने यहाँ से परफॉर्म किया है। 28,000 से सॉरी, हाँ ये कॉफी हमारे पास यही वाला है, हाँ बिल्कुल सही। सो कॉफी अगर आपके यहाँ से देखोगे इसकी CFDs तकरीबन 28,000 से ऑलमोस्ट 40,000 की परफॉर्मेंस है। ये 2-3 महीने के अंदर जैसे ही ऐसी परफॉर्मेंस, एक आध महीने के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस हो जाना जिसमें 40% का आपका गेन होगा, तो ये देख रहे हो आपके सिर्फ नॉन कमर्शियल की जो पोजीशन है वही आपको यहाँ से बता रही है कि कितना बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस हो रही है। फिर उसके बाद लाइव कैटल, इसमें भी काफी हद तक जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी बुलिश थे, तो आप ये देख रहे हैं उसका चार्ट भी बड़ा बेहतरीन ऊपर जा रहा है। तो दिस इज वन क्राइटेरिया जिसमें आप कमर्शियल की पोजीशन भी आप देख सकते हो। इसमें जो मुझे एक बहुत मजेदार किस्म का एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो जिनको थोड़ा बहुत COT लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पढ़ा हुआ है इनिशियल बैचेस में, उनको पता है कि COT RSI एक इंडिकेटर होता है। ये खैर जब आप कोर्स भी पढ़ेंगे मेरे से लेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि इसकी अहमियत कितनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछले 5-6 महीने का रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सोयाबीन ऑयल को अगर मैं छोटा करता हूँ, देखिए कितना मजेदार किस्म का ग्राफ बनाया हुआ है। तो जब भी आपकी ये प्राइस जो RSI इंडिकेटर है, ये बेसिकली ये आपकी प्राइस के ऊपर नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा, ये ऑर्डर्स के ऊपर होता है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है वो एक आइडिया बता रहा होता है कि यहाँ से ये रिवर्सल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो ये देखें 29 जुलाई में सोयाबीन ऑयल जो है यहाँ से मुझे नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि टोटल 100% के पास इसके तीनों इंडिकेटर्स मुझे बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा ऑर्डर्स इस टाइम पे खुल चुके हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। अब ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। यहीं पे मैं आता हूँ, आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ कि ये आप देखोगे कितने मजेदार किस्म का इसके अंदर आपको ये चीज पता लग सकती है। सो लेट मी जस्ट शेयर डे कैंडल, ठीक है। और जुलाई के अंदर हम अगर आते हैं, सो ये अगर आप देखोगे तो तकरीबन ये देखें जुलाई के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ये देखो आप ओवरऑल क्या हो सकता है कि अब मार्केट को तो नहीं पता कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेकिन
ऑर्डर से अंदाजा हो रहा है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। तो अब यहाँ से जून जुलाई के पीरियड के अंदर इसने बड़ा शार्पली नीचे गिरना है, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ अगेन कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। अच्छा, इसके अंदर एक और एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि मजीद हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रिसेंटली कॉर्न में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपको जंप नजर आ रहा है। मंडे 28 जुलाई में तकरीबन आपकी 0% के पास थे। अगर इसको भी देखा जाए तो अगस्त के पीरियड के स्टार्ट में, ठीक है ना। सो कॉर्न के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखें, अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट से बहुत ही जबरदस्त किस्म की कॉर्न रैली कर रही है। अब ये कैसे पता कि हमारी यहाँ से रैली होगी? अगेन देखें, मार्केट तो हमें लग रहा है कि नीचे आती जा रही है, यहाँ पे सपोर्ट तो नजर आ रही है कि इसकी बेस पे शायद ही थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन जो हमारा जो स्मार्ट मनी है उसकी पोजीशन हमें ये बता रही है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है उसके ऑर्डर्स इस टाइम पे रिवर्स करेंगे, यानी कि जो सेल वाले ऑर्डर्स लगे हुए हैं अब वो बाय में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज ये अल्टीमेट पोजीशन पे आ गया। यहाँ से इसके रिवर्सल ऑर्डर वाइज हमें रिक्वायर्ड है और आप देख लो कि इसके बेहतरीन रिजल्ट है। तो ये दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द फॉरेक्स फंडामेंटल। मुझे काफी खुशी थी और मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी करूं। अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स फॉरेक्स फंडामेंटल्स हमने पब्लिक भी कर दी हुई है ट्रेनिंग, सो इफ यू वांट टू रजिस्टर विद दिस ट्रेनिंग, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं और ये सब कुछ जो है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे मजेदार किस्म के आपको ट्रेंड इसमें मिलते हैं। सो दिस इज सीओटी रिपोर्ट। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारा जो इस वीक का रेशियो ऑफ द वीक है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक्स पे जाते हैं। सो इस दफा जो रेशियो ऑफ द वीक है, दिस इज कॉल्ड करंट रेशियो। करंट रेशियो मेजर्स द इकोनॉमीज कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस लायबिलिटीज ड्यू विद एन ईयर विद इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स लाइक कैश रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी। यानी कि वो करंट रेशियो ये होता है कि आपका जो एक साल के अंदर जो आपको पैसा रिसीव होने वाला होता है और एक साल के अंदर जो आपने पैसा किसी को अदा करना है, किसी को लोन देना, किसी को वापस करना है एक साल के अंदर अंदर। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड करंट रेशियो और इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और जितनी कंपनीज का ये जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि इसका स्कोर ज्यादा होगा, उतनी ही कंपनी ज्यादा एफिशिएंट होगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ कि हम जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, सारी कंपनीज को एक दफा देख लेते हैं। सो यहाँ टाटा सीमेंट मैंने वैसे खोला हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आते हैं और ये मैंने सारी कंपनीज को अगेन सीमेंट कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया और जब एडिट रेशियोज में यहाँ पे अगर आप आओगे तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया है, करंट रेशियो को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया हुआ है और आप लोग खुद से भी यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सिलेक्ट करके इसकी ये मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ नेट है, फाइनेंशियल्स में है, ठीक है। यहाँ पे है लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी में करंट रेशियो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, सेव किया और इसके बाद आपके पास ये सारी इस तरह से आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करके देखूं तो इस टाइम पे कोहार्ट सीमेंट, अगेन मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, कोहार्ट सीमेंट एंड चिराग सीमेंट ये दोनों बहुत ऐसी कंपनीज हैं इनके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, कर्जे भी बहुत कम है और कर्जा कम होने की वजह से आप देख सकते हो कि इनके रिटर्न्स भी उसी तरीके से स्पेक्टेकुलर आ रहे हैं। सो दिस इज अगेन रेशियो ऑफ द वीक एंड लेट्स गेट बैक टू फराज भाई। जी फराज भाई, आप अपने इनसे टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लें। अच्छा अमार, मेरी स्क्रीन शेयर है? जी बिल्कुल शेयर हो रही है। चलें, अच्छा टॉपिक में सबसे पहले टाटा सीमेंट को हम देख सकते हैं। यहाँ पे इसने रैली की एंड देन साइडवेज होके कंटिन्यूएशन पैटर्न की शक्ल में इसने एक्यूमुलेशन की है। उसके बाद एक बुलिश फ्लैग बनाया, यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट दिया, हायर हाई ब्रेक हुआ, इस टाइम उसी को सस्टेन कर रहा है राइट नाउ और उसी फ्लैग की जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो अब 66.86 के करीब की हैं। इसका ये मतलब है कि ये जब भी करेक्ट हो, यानी कि नीचे आए थोड़ा सा आई मीन 48.5 या 50 के करीब, या जब इस जो सपोर्ट है इसको टेस्ट कर रहा हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के भी बाय कर सकते हैं या एनीवेज यहाँ पे बाय करें इसको करंट प्राइस पे भी और एक्सपेक्ट करेंगे 66.86 तक जाएगा। स्टॉप लॉस इसका फिर 42 बनता है और जो इसके टारगेट्स हैं वो फिर यहाँ से 2x आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप 8 रुपीज़ का एसएल रख रहे हैं तो 16 का टारगेट। अगेन ये एसएल आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए, यानी कि इक्विटी बेस्ड 2% 3% वॉटेवर रिस्क जो आप लेना चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे इसमें लगा के 8% का लॉस आप कर दें। सही है, कैलकुलेशंस होती हैं, सिंपल मैथ्स है इसमें, बिल्कुल बेसिक मैथ्स के ऊपर आपने चलना है। अच्छा, सो एनीवेज ये टाटा सीमेंट अच्छा लग रहा है कंटिन्यूशन पैटर्न और इसकी जो नेक्स्ट लेग है वो 66.86 के टारगेट की है। थोड़ा सा लॉन्ग रन में परफॉर्म करेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं इसको। ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इसी वीक में जाए और परफॉर्म कर जाए। सो एक्यूमुलेट करें और फिर आए करें ये टारगेट्स इसके 66 के। अमार, टाटा सीमेंट की काफ़ी कुछ हुआ, इसने स्प्लिट किया, उसके बाद अब क्या इसका स्टेटस है, पोजीशन है, और रीसेंट टाइम्स में इसका रिज़ल्ट भी था
और उस बेसिस के ऊपर क्या लग रहा है आपको किस लिए परफॉर्म करता जाएगा आगे? पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज़्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि थटा सीमेंट इज अमंग माय टॉप 25 पिक्स ऑफ 2025, और अगर इसके रिजल्ट्स को देखा जाए तो स्पेक्टेकुलर इसके रिजल्ट्स हैं, और एक साल के अंदर इसने बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, प्रूव किया है कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और जिस तरीके से इसकी डेवलपमेंट्स वगैरह चल रही हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। अगर आप यहाँ पे इसके फाइनेंशियल एनालिसिस पे भी आएंगे तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बिलियन से 2.2 बिलियन, ऑल्दो ये छोटी कंपनी है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़बरदस्त की है। इसके ऊपर मैंने सरमाया यूट्यूब के ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई, आप लोग वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। तो तकरीबन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 7.6 बिलियन से तकरीबन इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। कई ऐसी सीमेंट कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यूज नहीं इंक्रीज हो रहे, सो दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो अपने एंड पे रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रही है। 9.44 बिलियन इन्होंने इंक्रीज किया। फिर उसके बाद जो मजेदार सिनेरियो है कि इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इतनी जबरदस्त की है कि नेट इनकम अगर आप इनका देखें सो ये तकरीबन डबल तो नहीं हुआ, लेकिन 80% इसमें इजाफा हुआ है। ऐसी चीज होना एक कंपनी के लिए बहुत जबरदस्त है। और एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ आप अपना कर्ज भी साथ साथ कम करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेब्ट टू इक्विटी इनकी हर साल जो है वो काफी ज्यादा नीचे आती जा रही है। यहाँ पे 11.89 पे ये तकरीबन आ गई है। इसके अलावा डेवलपमेंट्स इसमें काफी ज्यादा हैं। एक चीज नोट कीजिएगा कि जब भी आप सीमेंट कंपनीज को देख रहे होते हैं, कोशिश करें कि जिन कंपनीज ने अपने कोल की जो एनर्जी मिक्स होता है अगर वो अच्छे तरीके से उसको यूज करें तो उनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। ये जो है थटा सीमेंट 100% लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट कर गए हुए हैं, विच इज कॉस्ट एफिशिएंट। इसके अलावा पावर मिक्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने सकूब के से पैसे भी रेज किए हैं जिसकी बेस के ऊपर ये विंड पावर के अंदर ज्यादा काम करना चाह रहे हैं। रिसेंटली थट्टा पावर इन्होंने एक्वायर किया था जिससे इनको तकरीबन 9.9 मेगावाट इनको पावर मिल रही है। फिर सोलर से 5 मेगावाट मिल रहा है। विंड टर्बाइन तकरीबन 4.8 मेगावाट है। वेस्ट हीट जो रिकवरी है उससे 3 मेगावाट मिल रहा है। इसके अलावा जो है थट्टा पावर जो इन्होंने एक्वायर किया था उससे ये बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिजली प्रोड्यूस करने से जो थट्टा पावर है वो थट्टा सीमेंट्स को अपने डिविडेंड भी दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो अदर इनकम भी इनकी मजीद इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा 2-3 डेवलपमेंट्स और भी हैं, मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था। नंबर 1 जो है ये सीमेंट प्रोडक्शन थोड़ी सी सोच रहे हैं बढ़ाने का, और इसके साथ इन्होंने MOU भी साइन किया है एक चाइनीज कंपनी के साथ जिसमें वो यहाँ पे आ रहे हैं ड्यू डिलिजेंस थोड़ा सा करेंगे। ये 5000 टन्स पर डे ये अपनी कैपेसिटी को मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर ये थोड़ा सा देख रहे हैं $100 मिलियन इनका तकरीबन इसके ऊपर कैपिटल लगेगा, जिसमें 50% ये डेप्ट लेंगे और 50% ये अपनी इक्विटी यूज करेंगे। इसके अलावा जो है बेलारूस का हमने देखा था कि ट्रैक्टर्स के साथ ये काम करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी जो है ये एग्रीमेंट हो चुका है। 150 CBU ट्रैक्टर्स इस टाइम पाकिस्तान आ चुके हैं, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 3 से 4 ये 4 से 5 ऑलरेडी ट्रैक्टर्स बिक गए हैं, लेकिन आगे जाके दूसरे क्वार्टर के अंदर मजीद इसकी सेल की चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जब तक नहीं होता तब तक और ये थोड़ी सी डेवलपमेंट्स इसमें चल रही है। सो दिस इज फ्रॉम थटा सीमेंट। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, हमारा सेकंड पिक है लॉर्ड कैम की, और इसकी कॉल्स हम पहले भी दे चुके हैं। मेरे ख्याल में जब से बुल्स एंड बेयर शुरू हुआ है 3 दफ़ा हमने इसकी कॉल्स दी हैं, तीनों दफ़ा इसने अपने टारगेट्स को हिट किए। यहाँ पे इस दफ़ा फिर अपनी ये प्रोजेक्शंस बना रहा है AB=CD की पैटर्न के ऊपर। बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। इसने रैली शुरू की 19 से और 27.92 तक गया, उसके बाद करेक्ट हुआ 0.382 के ऊपर। परफेक्ट ABCD का पैटर्न, और इसी रीटेस्टिंग के ऊपर ये जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी सपोर्ट बनी, एक कन्फ्लुएंस बना फिबोनाची का एंड इस सपोर्ट का। उसके बाद यहाँ से ये आज बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। राइट नाउ ये टॉप नहीं है इसका, और एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हम इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, जो इसके सेकंड टारगेट्स आ रहे हैं वो 33 के हैं। जो फर्स्ट टारगेट है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जो काफ़ी टाइम से 2023 के हाइस थे वो ब्रेक नहीं हो रहे थे। वो तकरीबन बनती है 29.4 से लेके 30 का रीजन है। सो फर्स्ट टारगेट हम ये रख सकते हैं, सेकंड टारगेट हम 33 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में मेरे ख्याल में 23 समथिंग का होना चाहिए। 23 रख लें, ज़्यादा बेहतर है। सही है। सो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से
₹3 का रिस्क एंड देन आप रिवॉर्ड आए कर रहे हैं ₹4 और फिर फर्दर ₹3 ₹7 को आए कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्टिल ये इसकी प्रोजेक्शंस इंटैक्ट हैं और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्दी इसके टारगेट्स भी ऊपर के हिट हो जाएंगे। अमाल, लॉट कैम्प की अब क्या प्रोग्रेस है? फंडामेंटल्स अभी रीसेंट टाइम पे इसका रिज़ल्ट भी था, उसके बाद अब आपको क्या लग रहा है कि आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर्स में किस तरह ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा, पहली बात, लॉटे केमिकल्स जो केमिकल सेक्टर को ये बिलोंग करता है ऑलरेडी, वैसे तो हमारी टेक्निकल्स की बेस के ऊपर इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और इसके रिजल्ट्स ओवरऑल 1 ईयर के हिसाब से अच्छे भी आ रहे हैं। लेकिन इसके जो रेवेन्यूज हैं फंडामेंटली देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक डिप्रेस हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन 4.3 बिलियन से इसकी तकरीबन अब सेल्स ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो जो इसके रेवेन्यूज हैं पिछली दफा 109 बिलियन से ये रेवेन्यू कम होते होते तकरीबन 85 बिलियन पे आ गए। तो ये रफली अबाउट आप समझ सकते हो 25% इसके रेवेन्यू डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है 2.6 बिलियन से तकरीबन इसकी नेट इनकम जो है वो तकरीबन 50% 1.2 बिलियन पे आ गई भी है। और जो इसका रीजन है वो ये है कि जो इसके जो केमिकल का रेशो देखी जाती है, दिस इज कॉल्ड पीटीए पीएक्स मार्जिन, ठीक है। जब ये मार्जिन ज्यादा होता है तो ये लॉटे केमिकल के लिए काफी जबरदस्त होता है। पिछले कुछ सालों से ये जो 6 महीने से 8 महीने से आप कह लें, ये जो मार्जिन है ये थोड़े से श्रिंक होते जा रहे हैं। जितना ज्यादा ये श्रिंक होंगे उतने ही लॉटे केमिकल के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से अच्छे आपको नजर नहीं आएंगे। और यही रीजन है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2023 से इसके जो ईपीएस है वो कंसेक्यूटिवली थोड़ा सा नीचे आती जा रही है। सो रिजल्ट वाइज अगर देखा जाए, फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो इसमें कोई खास बेहतरी नजर नहीं आ रही। अब मुझे नहीं पता कि इसकी जो परफॉर्मेंस हो रही है वो किस बेस पे हो रही है। कभी कभार छोटे छोटे ट्रिगर्स आ जाते हैं, जैसे 1 सितंबर को इसका प्लांट जो था वो पहले बंद था, उससे पहले अब जो है दोबारा से प्लांट रिज्यूम हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी डिमांड शायद क्रिएट हुई है जिसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस हुई है। आज से कुछ 6 महीने पहले जो है जो लॉटे केमिकल कोरिया की जो एक कंपनी है उसने एशिया पार्क्स को अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे थे और लॉटे केमिकल के जो 75% शेयर्स वो लॉटे केमिकल कोरिया ने एशिया इन्वेस्टमेंट को बेचे थे। तो तब भी हमने आप लोगों को कॉल दी थी, उस टाइम भी लॉटे केमिकल परफॉर्म किया था। इस दफा हो सकता है कि जो प्लांट रिज्यूम हुआ ये रीजन या ट्रिगर बन जाए जिसकी वजह से आगे परफॉर्मेंस आपको नजर आए। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, हमारा थर्ड पिक है BML की, और अगेन ये भी हमने 2-3 दफ़ा इसकी कॉल्स दी और बेहतरीन परफॉर्म किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये अपना एक्यूमुलेशन बॉक्स ये ₹2.5 और ₹3 पे ब्रेक कर रहा था, उस टाइम किसी को भी शेयर का आई थिंक आइडिया नहीं था। वहाँ से मैं कह रहा था ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर जाएगा। आज ये तकरीबन ₹7.25 का हो चुका है और स्टिल इसमें पोटेंशियल है, कोई साइन नहीं है टॉप के। सो जब भी करेक्शंस आती है, मैंने सिंपल एक फिप का टूल लगाया है 23% के ऊपर, 38% के ऊपर। ये वो लेवल्स बनते हैं जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। 7.33, 6.87 यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करें, स्टिल इसमें पोटेंशियल है। सो अगर हम इन चार्ट्स को अगर मैं बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करूँ, ये स्टिल लैग कर रहा है। जैसे हमने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा, बैंक ऑफ पंजाब ₹6 से बढ़ता हुआ ₹26 हो गया। सो स्टिल बैंक्स में पोटेंशियल है इस वाले में स्पेशली। तो यहाँ से हमें ये लग रहा है कि ये स्टिल परफॉर्म कर जाएगा। सो इन करेक्शंस के ऊपर इस पर अटैम्प्ट करें और फिर एक और इसका पेनेंट बनेगा या फ्लैग की फॉर्मेशन होगी। इसके जो लेवल्स फिर बनेंगे वो तकरीबन आपको के रिजल्ट्स जो टारगेट्स हैं वो फिर ₹10.50 के होने चाहिए। सो इसको एक्यूमुलेट करें एंड देन आए करें कि 10 साढ़े 10 को जाके टेस्ट कर जाए। हमारे BML में आप 2-3 दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल वही सारे फंडामेंटल्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं इसको, जो ये परफॉर्म करता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसमें 1-2 ट्रिगर्स और भी हैं, वो और अच्छी कैटेगरी में हमारे जाएंगे। तो सबसे पहले ये जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुछ हमारी कंपनीज जो KSE 100 इंडेक्स में आती हैं, जो आपके टॉप 100 में अगर कोई बैंक्स वगैरह शामिल होते हैं और वो अच्छे रेट पे पड़े हों, तो स्टॉक मार्केट जब आपकी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही होती है तो अक्सर ये छोटी कंपनीज अगर उसमें छोटे छोटे ट्रिगर्स मौजूद हों तो ये काफी बेहतरीन परफॉर्म करती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ रही होंगी और ये ईयरली मेरे पास यहाँ पे डाटा अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स पर शेयर हमें थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि ये थोड़े से अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप चेंज करके देखेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट पे आएंगे तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेहतरी नजर आ रही है। ऑल्दो अभी काफी सिचुएशन इसकी बेहतर होने वाली है, बट यहाँ पे अगर Q2 में अगर आप देखें तो तकरीबन इसका नेट इनकम जो पिछले क्वार्टर के अंदर -862 मिलियन था वो अब तकरीबन 1.5 बिलियन पे पहुंच चुका है। सो दिस इज सम गुड ट्रिगर जो जिसकी वजह से थोड़ा सा BML में आपको एक्टिविटी भी नजर आ रही है। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम जब आपको बात की थी तो इसके डिपॉजिट इस टाइम पे 5% ग्रो हो चुके हैं।
कासा के ऊपर जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जो रेशियो होती है वो तकरीबन 94% पे बढ़ चुकी है, जो कि पहले 90% थी। ये जो ओमनी इससे पहले जो इसको पैसे रिसीव हुए थे, जिसकी वजह से हमारा बीएमएल काफी जबरदस्त परफॉर्म भी किया था, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ओमनी ग्रुप एक ग्रुप था जो डिफॉल्ट वाली साइड पे जा रहा था, और इसका बीएमएल के साथ एक थोड़ा सा मसले चल रहे थे, और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे ये बैंक के हक पे दिए जाएं। तो इसकी बेस के ऊपर ₹10 बिलियन जो है ये बीएमएल को वहां पे मिले थे। इसके अलावा जो है रिसेंटली 2 एक्टिविटीज और भी चल रही हैं। ये अपना एक कलिनन टावर जो है ये आपका मौजूद है क्लिफ्टन के अंदर, ये उसका बेचना चाह रहे हैं। जब ये बेचेंगे तो उसका भी एक इनकम जो है आपको रिजल्ट्स के अंदर शो नजर आएगी। इसके अलावा जो है इसका एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है नसीर अब्दुल्ला हुसैन के नाम से, तो उन्होंने पहले आज से 2 साल पहले रुपीज तकरीबन 10 बिलियन यहाँ पे डिपॉजिट किए थे। इस टाइम पे भी उन्होंने 5 बिलियन रुपीज और डिपॉजिट किए हैं। ये एडवांस उन्होंने प्रोवाइड किया अगेंस्ट शेयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो ये 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर मुझे लग रहा है कि अगर आपको एक्टिविटी नजर आएगी तो बीएमएल में यहाँ पे कुछ सिनेरियो बन सकता है। जी, बैक टू राज भाई। हमारा फोर्थ पिक है आगा स्टील की, और ये अपनी बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और राइट नाउ उसकी रीटेस्टिंग हो रही है। इसमें भी पोटेंशियल है, इतनी बड़ी एक्यूमुलेशंस यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। सो इसके फर्स्ट टारगेट 11.72 और जो सेकंड टारगेट हैं वो 14 समथिंग के बनते हैं। ये मैं बता दूँ सेकंड टारगेट को हमने कैसे आई किया। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ वीकली के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर डिसेंडिंग पैरेलल चैनल बना हुआ है, जिसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। डिसेंडिंग चैनल को जब भी ये रीटेस्ट करेगा वो उसके सेकंड टारगेट्स बन सकते हैं, और इसी तरीके से जब वो नीचे आया था सपोर्ट के ऊपर भी उसी सपोर्ट पैरेलल चैनल की सपोर्ट से ही बाउंस करता हुआ हमें नज़र आया। सो आगा स्टील को देखा जा सकता है, और इसका स्टॉप लॉस फिर आप ₹9 का रखें, और यहाँ पे करंट प्राइस पे बाय करें, फिर 9.75 पे करें, 11.72 और 14 के टारगेट्स रखें। हमारा आगा स्टील में कोई इम्प्रूवमेंट है या स्टिल लॉस में चल रही है ये कंपनी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे कि लॉटी कैमिकल में मैंने आपको बताया कि इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हमारे पास वहाँ पे नहीं आ रहे, इसी तरीके से आगा स्टील जो है इट्स वन कंपनी जो इस टाइम पे लॉसेस में चल रही है। सो कोशिश करें ऐसी कंपनीज के अंदर, अगर आप फंडामेंटली एंट्री लेना चाहते हैं, टेक्निकल की बेस के ऊपर आप ले सकते हैं। जैसे फराज ऑलरेडी बता रहा है कि टायर 2 टायर 3 स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आप टीटीएम में यहाँ पे देखें तो पिछले साल ये तकरीबन -5 बिलियन का लॉस था, इस दफा ये तकरीबन -8 बिलियन पे जा चुका है। और अगर ईपीएस वाइज भी इसका लॉस देखा जाए तो पर ईपीएस इसके तकरीबन 13.6 नेगेटिव लॉसेस चल रहे हैं। सो इसको आप एज अ फंडामेंटली कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जी, बैक टू फराज भाई। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करने में, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे और इसको इस पर्सपेक्टिव से रख रहे हैं कि ये जब भी पॉजिटिव होगा मैं उस टाइम बेचूंगा, तो ऐसे केसेस में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1-2 दफ़ा हमारे दीवान फारूक मोटर्स के इसी तरीके से हिट हुए थे। टेक्निकल सेटअप पे दिखा रहा था वो अच्छा, लेकिन फंडामेंटल्स उसके स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अमान ने उसको सेकंड नहीं किया था और उसके बाद हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। सो अगर आप के पास और अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे अभी हमने बीएमएल को डिस्कस किया, या इससे पहले हमने लॉट केमिकल को क्या कहते हैं ठट्टा सीमेंट को किया, सो उनमें पोटेंशियल है, वो अच्छी कंपनीज़ हैं, उनको देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे आप इस को सेटअप को देख के टेक्निकल्स को ट्रेड नहीं कर रहे और स्टॉप लॉस नहीं रख रहे, फिर ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। फिर बाद में कमेंट करके ना बोलिएगा कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो पहली डिस्क्लेमर दे दूँ। सो ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद फिर हमारी जो 5वीं पिक है वो है FCEPL की, और इसके ऊपर बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके राइट नाउ वापस से रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे इस जगह पर। सो ये एक्यूमुलेशन अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है, तकरीबन जून से चल रही है, और अब आपका एंड ऑफ सितंबर है। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फर्स्ट टारगेट 102 को, और फिर जो सेकंड टारगेट है 113 को जाके टेस्ट करें। स्टॉप लॉस आप इस पे 85 का रखा जा सकता है, जो ये प्रीवियस हाई लो के करीब है यहाँ पे। सो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर 85 के स्टॉप लॉस से। फर्स्ट टारगेट 102, सेकेंड टारगेट 113 का है। हमारे FCEPL के बारे में फंडामेंटल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं कि इन टारगेट्स को जाके हिट कर सकें? अच्छा, पहले इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अगेन हमारे डिफेंसिव सेक्टर को ये बिलोंग करती है।
सो डिफेंसिव सेक्टर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, फूड सेक्टर है, थोड़ा सा रेवेन्यू वाइज स्ट्रगल कर रहा है। इसके अंदर भी यही गेम आप लोगों को नजर आएगी कि अगर आप पिछले क्वार्टर, पिछले साल की निस्बत इसको देखा जाए तो तकरीबन आप देख सकते हैं 107 से तकरीबन 104 यानी कि 3% का इसका डिक्लाइन नजर आ रहा है, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगेन जो ये अपनी रिपोर्ट्स के अंदर बात करते हैं उसकी रीजन ये है कि कुछ टैक्सेस वगैरह जो है ये यूएसटी जो मिल्क होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो आपका मिल्क बनाया जाता है उसके ऊपर इसके थोड़े टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो थोड़े से इसके रेवेन्यू, ऑल्दो यहाँ पे देखें ईपीएस हल्का फुल्का तो बढ़ा है, लेकिन जैसे कि हमारी बाकी कंपनीज बड़ी जबरदस्त परफॉर्म करी है तो ये इतनी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। और ओवरऑल सिनेरियो इसमें आप कह सकते हो कि न्यूट्रल स्टांस है मेरा। दो तीन सेक्टर्स इसके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर एक अल्ट्रा जो यूएसटी मिल्क वाला है वो तो निस्बतन कम कर रहा है, लेकिन जो दूसरा इसके फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं ये अपने एंड से मेंशन कर रहे थे कि हमारा 17% उसमें इजाफा हुआ है। और इसकी रीजन भी यही है कि अगेन समर की जो हमारा सीजन है उसमें अगेन फ्रोजन आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बिकती हैं। ऑल्दो ये वाला सेगमेंट इनका काफी छोटा है एज कम्पेयर टू जो बाकी इनका दूध का जो बिजनेस है, पाउडर्ड मिल्क वगैरह है, ये काफी बेहतरीन है। दूसरा एक चीज आप जेन में रखें, जो इनका पाउडर्ड वाला सेगमेंट भी है मिल्क का, ये तकरीबन 88% जो है, सॉरी 80 कह रहा हूँ, 8% जो है ये पूरी कंट्री के अंदर इनका मार्केट शेयर है। सो एक प्राइसिंग पावर इनके पास अवेलेबल है कि इनकी प्राइसेस को थोड़ा बहुत ये इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे इनको कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर है, वो 18% टैक्स सेल्स टैक्स इनका उस पर लगा हुआ है जो इनके पाउडर मिल्क है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका रेवेन्यू प्रॉफिट आप लोगों को कम नजर आ रहा है। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, हमारा ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करते हैं। डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर डॉलर इंडेक्स पे हमारे पास डबल बॉटम और आरएसआई के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। सो मेरे ख़्याल में जो अभी डेटा आया उसके जितना प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो गया है। यहाँ पे प्रॉपर एक आपकी अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस है डबल बॉटम पे डॉलर इंडेक्स की। इसका ये मतलब है कि डॉलर यहाँ से एक बाउंस ले सकता है, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे पहले भी और अभी भी कि ये इस रेजिस्टेंस को, जो आपकी पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, इसको जाके टेस्ट कर सकता है। सो डॉलर इंडेक्स मुझे यहाँ से जब तक ये डबल बॉटम को सस्टेन कर रहा है सो ये बाउंस कर सकता है यहाँ से। अमार, डॉलर को अभी आप कैसे देख रहे हैं? लास्ट टाइम भी आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग आपकी वो नहीं थी कि बेरिश ही रहेगा ये, और हमने देखा कि वो बेरिश ही है। अब जो डेटा आया है, जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने उसके ऊपर किया है, और जो आगे इनके डॉट प्लान्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, वो क्या हैं? सो बेसिकली अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि फेडरल रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी है वो तकरीबन वी आर एक्सपेक्टिंग 25 बेस पॉइंट ये ऑलरेडी कम करेंगे। कुछ जो एनालिस्ट है उनका ये कहना था कि 50 बेस पॉइंट इनको मजीद कम करना चाहिए। अभी रिसेंटली ट्रम्प की एक ट्वीट भी आ गई जिसकी बेस के ऊपर वो ये ऑलरेडी कह रहा है कि पावेल को कि भाई आप को ज्यादा इसको कम करना चाहिए था, ये आपने 25 बेस पॉइंट बहुत ही कम किए हैं, इससे मजीद इसको ज्यादा आप कम करो। और एक्सपेक्टेशन आगे जाके ये है कि ये इनके जो इंटरेस्ट रेट है मजीद 75 बेस पॉइंट तक एट द एंड ऑफ द ईयर कम किए जाएंगे, यानी कि हर दफा आपके तकरीबन 25 बेस पॉइंट मजीद कम किए जाएं। अच्छा, यहाँ पे ये जो पूरी अब्जॉर्ब आपने ऑलरेडी बता दी कि वो जो नेगेटिविटी एक थी कि जिसकी बेस के ऊपर डॉलर, नेगेटिविटी तो नहीं कहेंगे, डॉलर का बेरिशनेस होना, वो थोड़ा सा आइडिया बता रहा था। और मैंने रिसेंटली अपने जो डिस्कॉर्ड चैनल है वहां पे भी स्टूडेंट्स को बता दिया था कि अब जो आपकी डॉलर की जितनी बेरिशनेस थी इस टाइम पे वो अब सारी एब्जॉर्ब हो चुकी भी है। इसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब जो आपके पीएमआई नंबर्स हैं, अब कंज्यूमर के जो डाटा आएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पीएमआई के नंबर्स आने वाले हैं, वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़े से बेहतर आएंगे। तो थोड़ा सा आप डॉलर को रिवर्स करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, फिर अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी तो वो इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। दूसरी चीज एक जेन में रख लें कि अब आपका इन्फ्लेशन का जो महंगाई का जो बहुत बड़ा पैरामीटर था वो आप थोड़ा सा साइड लाइन हो गया है, जब से पावेल ने कहा कि हम महंगाई को इतना ज्यादा तरजीह नहीं देंगे, हम लेबर डाटा को देंगे। यानी कि जो आपकी लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं वो अगर कम आते जाएंगे तो आप समझो कि डॉलर बेरिश होगा। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर थोड़े से इंक्रीज कर जाते हैं तो वो आपकी डॉलर बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा। सो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अगले वीक के अंदर थोड़ा सा डॉलर को रिवर्स करना चाहिए। सही अमार, चलें, इसका ये मतलब हुआ कि हम डॉलर को ख़रीदते हैं और किसी और करेंसी को बेचते हैं। सो मेरे पास एक सेटअप पाउंड यूएसडी का बना हुआ है और ये बेरिश हुआ है जब से वो डेटा अनाउंस हुआ, और यहाँ पे देखें एक प्रॉपर बेरिश डाइवर्जेंस बनी, और बेरिश डाइवर्जेंस के बाद
ये स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, सिंपल आपके लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर हम फिब लगाते हैं, एक बाउंस के ऊपर रिट्रेसमेंट जब भी अच्छे लेवल्स पर मिलती है मुझे, ये लोअर हाई बनाने आए लेट्स से 1.35320 पे या 1.35700 पे, इधर कहीं शॉर्ट करना चाहिए और अपना एसएल इसका फिर बनेगा ये वाला 1.3660। यहाँ पे इसकी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करें। अगेन रिस्क को मैनेज करना है, बहुत बड़ी लेवरेज के ऊपर नहीं जाना, तो एक्सपेक्ट ये करें कि यहाँ से ये बाउंस करे और फिर दोबारा रोल डाउन नीचे की तरफ आए और तकरीबन हमारे पास जो रीजन्स मार्क हुए हुए 1.33860, ये 1.34200, इनको आके टेस्ट करें। सो अभी तक ये बेरिश चल रहा है, बेरिश ट्रेंड है, कोई डाइवर्जेंस ऐसा नहीं आई है, RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। सो बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोअर हाई बनाने आए और फिर उसके बाद दोबारा नीचे जाए। हमारा पाउंड आपको वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू US डॉलर? अच्छा, लास्ट वीक के अंदर इसकी भी मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा सा बुलिश रहेगा, और मैंने इसकी पाउंड यूएसडी की बाय कॉल वीक के स्टार्ट में दी हुई थी, तो उसमें तो पाउंड यूएसडी उसके मुताबिक बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और मैंने ये भी कहा था कि डॉलर का जब मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी ना पावल की, वो डिफाइन करेंगी हमारी सिचुएशन क्या होगी। दूसरा, जो पाउंड की जो जितनी भी डिस्कशन मैंने की थी, मैंने ये बताया था कि आपके जो वोट्स होंगे, जो पाउंड के वोट्स होते हैं ना, कि हमने कितना होल्ड करना है और कितना इसको इंटरेस्ट रेट को कट करना है, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्यादातर उसको होल्ड में ही कहा जाएगा। और आपने देखा भी कि इंटरेस्ट रेट उसमें होल्ड हुए हैं, लेकिन जो वोट्स थे वो थोड़े से नेगेटिव वाली साइड पे थे। ये नहीं कि 2-3 जो वोट्स डले थे वो ये थे कि इसको इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए, ऑल्दो इसकी इन्फ्लेशन पाउंड की बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। तो ये जो न्यूज आई थी ना, उसकी बेस के ऊपर भी पाउंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर डाटा हमारा पाउंड का थोड़ा सा नेगेटिव आता है, जो कि 2-3 चीजें इस वीक के अंदर नेगेटिव आई हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर भी अगर थोड़ी सी बहुत नेगेटिव आती हैं, सो अगेन आप पाउंड को नीचे जाते हुए आपको नजर आएगा और यूएसडी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। चलें, ज़बरदस्त। अब गोल्ड के ऊपर बात करते हैं मार, और गोल्ड का चार्ट अगर देखें, मैं 4 आवर के ऊपर इसको देखता हूँ, यहाँ पे बहुत एक बड़ी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है इसके ऊपर, और 4 आवर के ऊपर प्रॉपर हायर हाइस के ऊपर एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। ये डाइवर्जेंस जब जब बनी है इसके ऊपर, ये गोल्ड या तो करेक्ट हुआ है या साइडवेज हुआ है, सही है। अगर मैं इसकी पास डेटा में जाऊं और जहां जहां पे इसने 4 आवर के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट की है, यहाँ पे की थी 2950 पे, उसके बाद ठीक ठाक करेक्ट हुआ 2820 तक गया, फिर यहाँ पे इसने की 3000 के ऊपर, उसके बाद करेक्ट होके 2990 तक आया, 3060 से 2990, फिर एक और बेयरिश डाइवर्जेंस थी इसकी 3166, वहाँ से ठीक ठाक ड्रॉप होके 2952 तक आया। अब ये उस टाइम के बाद से अप्रैल 25 के बाद से अप्रैल के महीने के बाद से इसने अब एक बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाई है, और एक 4 आवर के ऊपर एक अच्छी बेयरिश डाइवर्जेंस है। सो यहाँ से मोस्ट लाइकली ये करेक्ट होगा, नीचे आ सकता है। मेरे लिए आइडियल लेवल्स हैं 35, 50, 60, 70, यहाँ पे मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगा एंड देन आई करूँगा ये दोबारा 3700 को जाके टेस्ट करे, या तो ये यहाँ पे इन लेवल्स को आके टेस्ट करे, या फिर ये साइडवेज होके इस डाइवर्जेंस को डाइल्यूट करने की कोशिश करे और फिर दोबारा से यहाँ से परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। सो मेरे लिए फ़िलहाल वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। अच्छे लेवल्स पर आया, सस्ता मिला तो मैं इसको ख़रीदूँगा, अदरवाइज़ मैं इसके लिए वेट ही करूँगा जब तक मेरे पास ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट नहीं हो जाती। हमारा गोल्ड के फंडामेंटल्स अब क्या कह रहे हैं? चाइना ने तो बहुत ज़्यादा गोल्ड ख़रीद लिया, अपने रिजर्व्स में रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सीजनल्स वाइज भी देखा जाए तो गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे जो डॉलर है वो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेंथ होता हुआ नजर आएगा, बल्कि आप वो हमने फंडामेंटल्स की बेस पे भी देखा। गोल्ड में हल्का फुल्का सा इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह आपको थोड़ी सी नजर आएगी, लेकिन उसके बाद जो मुझे फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने सीओटी के अंदर भी आपको दिखाया हुआ, तकरीबन 83% आपके नॉन कमर्शियल जो है वो लॉन्ग्स करके बैठे हुए हैं। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि आने वाले वक्त के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कट होने हैं, डॉलर ने नीचे जाना है, गोल्ड ने ऊपर जाना है। फिलहाल नेक्स्ट वीक के अंदर शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए गोल्ड, लेकिन उसके बाद जो है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, जिसके अंदर आप गोल्ड को थोड़ा सा आराम से लॉन्ग कर सकते हैं। जी, बैक टू फ्रांस। अच्छा, हमारा अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, NAS 100 की, और अगेन इसमें भी मुझे, अगर मैं इसके वीकली चार्ट्स पे जाऊं तो पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है राइट नाउ, और मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ कहीं पे इसने
इसको ब्रेक भी कर दिया सो यहाँ से मोमेंटम फेड होता हुआ नज़र आएगा। बहुत बड़ी रैली है 16,000 से लेके 24,000 तक, इसमें करेक्शन ड्यू है अपनी मीन से, पिवटल पॉइंट से भी ये बहुत ऊपर चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आके अनकरीब सस्टेन वो करेक्ट होगा और ठीक ठाक करेक्ट होगा। सो मैं इसमें रिलेक्टेंट हूँ बाय करने में, मैं इंतज़ार करूँगा जब भी अच्छे करेक्शंस पे मिले उस टाइम मैं ख़रीदूँगा इसको। राइट नाउ ये उसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। सो अगेन इंतज़ार ही करते हैं इस केस पर भी, और मेरे ख़्याल में अच्छी करेक्शंस आने दें इसकी। 22,600 400 इन रीजन्स में कहीं आता है तो फिर अटैम्प्ट दोबारा कर सकते हैं। बहरहाल ये अभी सिंगल टॉप डिफ़ाइन कर रहा है, तो जब भी करेक्ट होगा एक बाउंस बनाने का लेगा जो लोअर हाई का बनाएगा, सो उस करेक्शंस के ऊपर हम अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। राइट नाउ बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, इसको सेटल डाउन होने दें, उसके बाद देखते हैं करेक्ट होके क्या करता है। और वंस अगेन अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो फिर यूएस की जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको भी फिर थोड़ा सा करेक्ट होना इनका बनता है। हमार स्टॉक मार्केट काफ़ी परफॉर्म कर गई है, स्टिल आपको लग रहा है कि ये परफॉर्म करती रहेगी? बिल्कुल एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है ये स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना है डिस्पाइट द फैक्ट पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि आपकी ये सिचुएशन बेहतर नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट मैंने डाल दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की जितनी भी कंपनीज हैं वो उनका 6 महीने पहले जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी जो एक साल के बाद बढ़ने वाली होती है वो तकरीबन 55% इंक्रीज की थी, और इस दफा जो है वो 90% पे बढ़ चुकी हुई है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखो कि कंपनीज के प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमें अनएम्प्लॉयमेंट जो नजर आ रही है ना जिसकी बेस पे सिनेरियो बन रहा है, वो पॉवर ने भी बताया कि इमिग्रेशन के अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन के जो चैलेंजेस थे उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। दूसरे एंड पे आप लोगों ने देखा है कि एआई जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ले ऑफ कर रहे हैं लोगों को, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर के एक इंसान जो है वो इतना ज्यादा काम करे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए, बॉट्स आ गए जिसकी बेस पे काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, अभी तो एक सस्टेनेबल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है और एआई के रिजल्ट्स जब आपके अच्छे आएंगे सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंपनीज के रिजल्ट्स अभी भी बेहतर होंगे। एक आध वीक 2 वीक्स थोड़े से मार्केट नीचे भी आ जाए सीजनल की बेस पे, वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं लग रहा जिसपे मैं ये कहूँ कि मार्केट आपकी बुरी सिचुएशन में जा सकती है। जी सही। हमार अब क्रिप्टो का वेट एनालिसिस कर लेते हैं। BTC USDT हमने देखा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने बेरिश डाइवर्जेंस बनाई, उसके बाद ये अच्छा खासा ड्रॉप होके अपना हायर लो 1,12,000 को ब्रेक करके नीचे आया और वही उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया जो हम आए कर रहे थे 106 107 को, वहाँ से बाउंस करता हुआ इस टाइम 116 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डेली टाइम फ्रेम का लोअर हाई था और ये लोअर लो है। अब हम 4 आवर पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी हुई है जो कि एक अच्छा साइन फ़िलहाल नहीं है। ये जो एक लेवल है 1,14,000 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं और फर्दर करेक्ट होगा या ये साइडवेज हो जाएगा। वो जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हमने रखे हैं 145 146 वो स्टिल इंटैक्ट हैं। ये इन डाइवर्जेंस को डाइल्यूट होना है यहाँ पे, इसका ये मतलब है करेक्शंस, प्रॉपर करेक्शंस आएँ, अच्छी बड़ी करेक्शंस, या फिर प्रॉपर मेजर करेक्शंस का ये मतलब है कि 106 को भी फिर ये ब्रेक करे, 107 को भी ब्रेक करे और फिर उसके बाद एकदम से रैली करना शुरू कर दे। एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि यहाँ से साइडवेज हो जाए, साइडवेज होने के बाद कुछ अर्सा एक्यूमुलेट करे, अपने आप को पोजीशंस बिल्ड करें, जो भी मैनिपुलेटर्स हैं या बिग बॉयज़ हैं, वेल्स इनको कहते हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा रैली करे क्योंकि इसकी एक लास्ट लेग बाकी है इलियट के ऊपर, वो फिर 145 146 के टारगेट्स को जाके टेस्ट करेगी। फ़िलहाल इस वीक के लिए मेरे ख्याल में 1,14,000 के लेवल को आए करना चाहिए। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर इन सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट की जा सकती है जो कि 1,08,000 1,09,000 बनते हैं। और अगर नहीं होता सो यहाँ पे हमने बाय कॉल तो दी हुई थी, स्टिल लोगों ने कैरी कर रहे हैं इसको, सो उनके लिए फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 114 का होना चाहिए। स्टिल यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा है तो 114 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं और फिर जो नेक्स्ट आपकी मेजर रेजिस्टेंस है वो 123 की बनती है। इसी तरीके से इथेरियम के ऊपर भी मैं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ फ़िलहाल, और उसकी भी यही रीज़न है कि जो मोमेंटम था अगेन डाइवर्जेंस ने फेड आउट किया और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। यहाँ पे जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी इस जगह पे, उसके बाद फिर ये अब साइडवेज हो गया और नज़र आ रहा है कि साइडवेज होता हुआ वो कर रहा है। सो अगेन इसमें भी फिर अच्छी कोई करेक्शन आ जाए, यानी कि 3800 तक आ जाए तो बहुत अच्छी करेक्शंस हो जाएंगी। फिर उसके बाद वहाँ पे देखेंगे कोई अच्छा बुलिश साइन मिले तो फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये साइडवेज ही रहे फ़िलहाल और फिर उसके बाद देखते हैं कि कितनी
कितने टाइम साइकिल्स के ऊपर ये अपने आप को एक्यूमुलेट करता है एंड देन दोबारा रैली करता हुआ नज़र आए। उन सब के लिए जो हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं, हम इथेरियम पे बहुत अच्छे लॉन्ग थे, बहुत अच्छी पोजीशंस पे। हम इसको हमेशा से इस साल हम लॉन्ग ही करते आए और हमने अप्रैल में बहुत अच्छे इसके बॉटम्स को ट्रेड किया। बहुत सी हमारी कम्युनिटी में लोगों ने इस पर मैसिव रिटर्न्स बनाए हैं, फंडेड अकाउंट्स पर पहुँचे, पे आउट्स लिए और बहुत अच्छी रैली हम प्ले कर चुके हैं इसकी। सो फ़िलहाल मेरे ख़्याल में इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर साइडवेज है तो मेरे ख़्याल में इंतज़ार ही करना चाहिए। सो ओवरऑल हमारे ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ शायद नज़र आए, जिसकी वजह से हमें गोल्ड पे, इथेरियम पे, BTC के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही हैं, साइडवेज नज़र आ रहे हैं चीज़ें। सो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा रिस्क ऑन एसेट्स के ऊपर। मैं अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करूँगा इन पे, और जब भी ये नीचे मिलते हैं अच्छी करेक्शंस के ऊपर जो बताएं लेवल्स, वहाँ पे फिर जाके अटेम्प्ट करेंगे। परफेक्ट हो गया। चलें फिर रैप अप करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अगेन मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ, आप लोगों के लिए 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल से संडे को या मंडे को आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपने रजिस्टर करना है तो कर लें। बाद में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि जब हमें डिस्काउंट दे दें। अभी के लिए अनाउंसमेंट है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, समाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।